नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में जितने रिट के बारे में बात किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके पीछे कारण यह है कि आर्टिकल 32 जो है वो नागरिकों के, भारत में रह रहे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उसी के आधार पर यहाँ पे रिट को उन्होंने आर्टिकल 32 को ही क्यों कहा था संविधान की आत्मा, क्योंकि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का यानी कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जा करके हम सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को दर्ज करा सकते हैं, या फिर अपने अधिकार के लिए अधिकार जो कि उल्लंघन हुआ है उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अब उसी जो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा, जैसे कि उसमें लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंग्लिश में, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 तरह की जो रिट जारी करते हैं उसी के बारे में हम विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में रिट। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे कि टॉपिक ही हमारा रिट, तो रिट का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है, रिट का मतलब क्या होता है। तो रिट का मतलब होता है औपचारिक आदेश। औपचारिक आदेश कहने का तात्पर्य है कि ऐसा आदेश जो कि जिससे भारत में रह रहे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उसमें हनन हुआ है, उसके आधार पर औपचारिक आदेश देने का कार्य कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी, यानी कि उच्चतम न्यायालय करेगी, जिसके आधार पर हमें हमारे अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा दोनों ही अच्छे तरीके से मिल पाएगी। तो देखते हैं एक एक करके और समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल कितने रिट है और क्या है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक ही है कि टाइप्स ऑफ रिट्स, यानी कि रिट्स के टोटल कितने प्रकार है। तो रिट्स के टोटल 5 प्रकार है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला हिंदी में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पहले, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं आपका क्यो वारंटो। परमादेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोहिबिशन। और उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सर्टिलरी। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टिलरी। अब इसी पांचों रिट के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और किस आधार पर कब कौन से रिट का उपयोग होगा, या फिर कौन सा रिट को सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, और किसके आधार पर हम अपने बातों को, किस आधार पर हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके आधार पर हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कौन सा उस समय रिट लगेगा, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हैबियस कॉर्पस लिखा हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता है, मिलान करो में, और आपका लीनियर क्वेश्चन में भी आता है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। हैबियस कॉर्पस जो है वो कहाँ से लिया गया, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है ना, यू मे हैव द बॉडी, यानी कि यानी कि वो जो है एक निश्चित क्या है, वह संविधान का क्या है, संविधान का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है या फिर एक पार्ट है। मैंडामस जो है उसका भी ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है वी कमांड। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, फॉरबिड, रोक देना। सर्टिलरी, ये भी एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्यो वारंटो, ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये जो वर्ड है, जो ओरिजिन है, इसको आसान याद करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। प्रोहिबिशन जो है वो केवल इंग्लिश है, बाकी का जो चारों है वो सारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, हैबियस कॉर्पस, you may have the body, mandamus, we command, prohibition, to stop, certiorari, to be certified। देखिए सी से शुरू है, सी से ये भी है, ठीक है ना, तो याद कर सकते हैं इस तरह से। क्यो वारंटो, टू व्हाट अथॉरिटी या फिर टू व्हाट वारंट अगर लिखा रहे तो भी इसका आंसर सही होगा ये। तो इस तरह से 5 रिट है, ओरिजिन और इसका मीनिंग क्या होता है इसको जान लिए। अब हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ आर्टिकल 32, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। तो क्यों कहा, आर्टिकल 32 स्वयं में मूल अधिकार माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के अनुसार उच्च और सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसी रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकते हैं, जो कि 5 प्रकार का होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी और क्यो वारंटो। हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब हम लोग समझते हैं पहला हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे कि लिखा हुआ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। यह रिट एक आदेश के रूप में है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है या आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। यानी कि कोई अगर व्यक्ति कोई मुजरिम हो और पुलिस को यह अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर यातायात के समय को बाहर निकाल करके 24 घंटे के अंदर उसे आपका कोर्ट में उसे पेश करना ही पड़ेगा, यातायात के समय को निकाल करके जो समय बचता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यानी कि वो संविधान के नियमों का या उनके या फिर उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो समक्ष उपस्थित करे जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है या फिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। ठीक है, अगर उसे जानबूझ करके जबरन उसे क्या किया गया है, गिरफ्तारी किया गया है बिना किसी वजह के, तो यह आदेश देता है हैबियस कॉर्पस के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर कि उसे अगर वो किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया है और 24 घंटे के अंदर में अगर उसे नहीं लाया गया, अदालत में पेश नहीं किया गया, तो उसे हम क्या करें, बली कर दे, मतलब उसको हम आजाद कर दे, उसे छोड़ दें, मुक्त कर दें। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकार हो या फिर प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सरकार में सरकार के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ही यह नियुक्त होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट, ठीक है ना, निजी हो या फिर सार्वजनिक, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ठीक है, दोनों के लिए वह क्या है, एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि किसी एक समुदाय के लिए फिर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, बल्कि सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोहिबिशन में कि प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, टू स्टॉप, जैसा कि लिखा हुआ था टू फॉरबिड। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि उनका जो काम है अधिकारियों का या फिर सरकारी कर्मचारियों का, उनका एक जो निश्चित जो काम जो है वो बटा हुआ है और उनका जो काम का जो दायरा है वो भी क्या है, सीमित है, असीमित नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो अपने सीमा से बाहर रह करके कुछ काम करे तो उस सीमा को पार करने से, ठीक है, यानी कि अपने हद में रह करके काम को करना होगा, आवश्यकता से अधिक ऐसे काम नहीं कर सकते जो आपके अधीन ना हो। ठीक है, तो उसे वो एक्स्ट्रा काम जो कि उनके अधीन नहीं हो उसे करने से वो क्या करती है, रोकती है। ठीक है, कुछ कार्यों को करने से रोक जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता की सीमा में रहे। प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अंतर यह है कि परमादेश रिट कुछ करने का समादेश करती है जबकि प्रतिषेध रिट कुछ करने से रोकती है। यानी कि प्रतिषेध है यानी कि प्रोहिबिशन एक पूरी तरह से क्या करती है, उस कार्य को करने से रोक देती है। यही वजह है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रोकना, इंग्लिश में टू स्टॉप या फिर टू फॉरबिड। उम्मीद करते हैं कि प्रोहिबिशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका सर्ट्यूररी यानी कि उत्प्रेषण। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, महत्वपूर्ण शब्दावली। उत्प्रेषण क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या फिर सूचना देना। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में अगर प्रस्तुत होता है या फिर किसी भी कारण से किसी भी अधिकारी के समक्ष, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रमाणित होना पड़ेगा या फिर सूचना देना होगा। इस आधार पर वह क्या कर सकता है, न्यायालय के समक्ष या फिर किसी विशेष व्यक्ति के समक्ष वह प्रस्तुत हो सकता है। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय में अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या फिर निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी कि न्यायालय में मौजूद जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, उसके अधीन ही रह करके क्या करना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, बाकी किसी भी मामले में इसे जारी नहीं की जा सकती। आप ये भी याद रखेंगे, यानी कि केवल जुडिशियल मामलों में ही इसे हम जारी कर सकते हैं, बाकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर का जो मामला है, विधायिका और कार्यपालिका का जो मामला है, उसमें हम इसे जारी नहीं कर सकते। तो यह भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे उत्प्रेषण से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेषण के बाद परमादेश जिसे मैंडामस कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि मैंडामस एक अन्य महत्वपूर्ण रिट है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मैंडामस के रिट में वरिष्ठ अदालतें निचली अदालतों को कोई कार्य करने से दूर रहने का आदेश देती है। यानी कि जैसे कि लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो लोकल डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और आपका जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो लोकल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करने से रोकती है। तो उसी लिए क्या किया जाता है, एक परमादेश जारी किया जाता है जिसके आधार पर इसका वर्णन किया गया है। यह आदेश किसी निम्न न्यायाधिकरण, बोर्ड, निगम या किसी अन्य
प्रकार के प्रशासनिक प्राधिकरण को भी दिया जा सकता है। ये केवल और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वह मामला जो है किसके अधीन है, या फिर मामला का पक्ष क्या है, या फिर मामला का वास्तविक तथ्य क्या है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास उच्च न्यायालय के खिलाफ भी रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी आपका मैंडेमस जारी करने का अधिकार है, किसके खिलाफ? सुप्रीम हाई कोर्ट के खिलाफ। भले ही हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत ऐसे रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, इसीलिए एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट को केवल निचले न्यायालयों जैसे कि जिले के ट्रायल कोर्ट को जारी कर सकता है। ट्रायल कोर्ट यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर लोकल कोर्ट हो गया। बाकी वो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी कर सकती है, ऐसा नहीं है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकती है, तो आर्टिकल होगा 32। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 226। आप यह भी ध्यान में रखेंगे। हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है मैंडेमस, ठीक है ना, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वह लोकल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, किसी के भी खिलाफ क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है। यानी कि बात हो रहा है यहाँ पे मैंडेमस का। अगला, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हुआ होगा। रिट पिटिशन ऑफ द क्यो वारंटो। क्यो वारंटो जिसके हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। यह रिट अदालतों द्वारा एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जब वह एक ऐसा पद ग्रहण करता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। यानी कि अपने पद, ऐसे पद पे वो प्रतिष्ठित हो गया है जिसके लिए वो लायक ही नहीं है, ऐसे पद पे वो जब जारी हो जाता है तब यह रिट जारी होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यो वारंटो, हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, और यह लोगों को सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक प्रभावी उपाय है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अधिकारी हैं तो किसी भी पद पर आप सुशोभित हो जाएंगे। आप लोकल गवर्नमेंट में रह रहे हैं, जितने भी मतलब आप किसी एक जगह के मान लीजिए डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अपना वहां पे तानाशाही दिखाएंगे। आपको अलग अलग कार्यों यानी कि अनिश्चित कार्यों को करने से क्या करती है? रोकने का प्रयास करती है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है क्यो वारंटो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पांचों रिट है आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हैबियस कॉर्पस, जैसा कि टाइप्स ऑफ द रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, सर्टिलरी, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 जो है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तभी जाकर के हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको रिट को जारी करेगा। किंतु 226 जो है, 32 जो है वो संवैधानिक, 32 जो है वो मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, वहीं 226 जो है वो मौलिक अधिकार से बाहर है, क्योंकि 226 मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ही किया गया है। इस आधार पर जो मौलिक आर्टिकल 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की संज्ञा में आता है, और आर्टिकल 226 जो है वो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट जो है वो भी अपना रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? कुछ बंदिशें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है। आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 32 को, किंतु आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 226 को। आर्टिकल 30 को निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये केवल मौलिक अधिकारों का खंडन करती है, ठीक है, जबकि आर्टिकल 226 है, यानी कि जो पावर जो हाईकोर्ट को दिया गया है, ये 200 इसकी पहुंच 32 से भी अधिक है। न केवल मौलिक अधिकारों के मामले में बल्कि और भी ऐसे मामले जो कि सरकार, जो कि जनता के, नागरिक, भारतीय में रह रहे नागरिकों के विरुद्ध हो, उसके खिलाफ भी क्या करती है? हाईकोर्ट जो है जारी करती है। यानी कि इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट का जो दायरा है रिट जारी करने का अलग अलग मैटर पे, वह सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की तुलना में काफी ज्यादा अधिक है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, यह संवैधानिक अधिकार है, इसे आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, इसे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी लगा हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो या फिर स्टेट इमरजेंसी लगा हो। केवल मौलिक अधिकारों का यह खंडन करती है, किंतु आर्टिकल 226 है यह न केवल मौलिक अधिकार बल्कि भारत में जितने भी प्रकार के अधिकार हैं या फिर जिससे भारत में रह रहे नागरिकों के अधिकारों या फिर उनके निजी दायित्वों का हनन हुआ है, उसके आधार पर भी क्या कर सकती है? हाईकोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से संबंधित जो अंतर है, जो मूल अंतर है, वो आप आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा जो आज का जो टॉपिक था रिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, जहां से प्रश्न आता है मैंने सब कुछ आप लोग को क्लियर कर दिया, एक बार खाली दोहरा लीजिएगा तो आसानी से ये याद हो जाएगा। जैसा कि ये आप जरूर याद कीजिएगा, हैबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू स्टॉप, सर्टिलरी टू बी सर्टिफाइड, और क्यो वारंटो जिसका मतलब होता है भाई बाय व्हाट अथॉरिटी। उम्मीद करता हूं
कि रिट से संबंधित जितने भी तथ्य और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को न केवल प्रीलिम्स के हिसाब से बल्कि आंसर राइटिंग मेंस के हिसाब से भी मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ भी अगर टॉपिक के बारे में अगर चाहिए आपको कि नहीं कुछ नया टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को अपलोड कर देने का। ठीक है, एजुकेशनल संबंधित वीडियो। और अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोज पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अपने रूटीन को बिगाड़ लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए। ठीक है, आप 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको मन लगा करके पढ़िए। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।